हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम रीट फिजिक्स 2021 में लेवल सेकंड जो है उसके अंतर्गत एक टॉपिक जो है वो हम अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उससे संबंधित हम एक टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण और प्रकीर्णन क्या होता है। ये तीन टॉपिक भी आज हम बात करने वाले हैं। इनके एग्जाम्पल क्या हैं और इनसे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे रीट फिजिक्स 2021 के नाम करके एक प्लेलिस्ट बनी है और उसमें जाकर के आप जो सेकंड यूनिट में से जो टॉपिक हैं वो बहुत सारे टॉपिक की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। तो आइए अब हम करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अपवर्तन में क्या है, प्रकाश किरणें जो है वो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं या मुड़ती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि हमने यहाँ पे एक सघन माध्यम लिया और एक विरल माध्यम, यदि यहाँ पे कोई प्रकाश किरण है जो कि सघन माध्यम से चल के जा रही है, तो सघन माध्यम से ये चल के जा रही है और ये ऊपर जो है विरल माध्यम है। मान लीजिए यहाँ पे पानी और यहाँ पे हवा है, ठीक है, या फिर यहाँ पे कांच और यहाँ पे हवा, यानी ये माध्यम आपको सघन मानना है और ये माध्यम जो है वो क्या होना चाहिए, विरल होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे ये पता चलेगा कि जब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास आपतन कोण है आई, इस पे ये जो है इसको डैशेज करके इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी क्या है, अभिलंब से दूर हटती है। क्योंकि हमें पता है जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण एंटर करती है, मतलब जाती है, तो क्या होता है कि ये अभिलंब से दूर हटती है। ये देखिए आप, अभिलंब से दूर हट रही है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई की वैल्यू जो है वो और बढ़ा दे। जैसे हमने आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ाई, मान लीजिए यहाँ पे हमने आई की वैल्यू बढ़ा दी थी, तो ये जो है ये किरण जो है वो और अभिलंब से दूर और हट जाएगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये अभिलंब से हटती जाएगी। जैसे जैसे हम आई की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी आपतन कोण की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, आई की वैल्यू जो है वो एक विशेष कंडीशन तक बढ़ाई। आई का मान जो हमने एक विशेष कंडीशन तक बढ़ाया और इसको हमने आईसी से डिनोट किया। और ये आईसी पर ये जो किरण इस तरह से आ रही थी, ये अभिलंब से दूर हटते जा रही थी, और एक टाइम ऐसा आया कि ये जो है इस पृष्ठ के ऊपर ही आ गई, इस पृष्ठ के ऊपर ही आ गई, पृथककारी पृष्ठ के ऊपर ही आ गई बिल्कुल। ठीक है, तो इस समय जो आर की वैल्यू है, यानी जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम अब इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये जो आईसी हमारे पास वैल्यू थी, यानी यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल जो हमें 50 डिग्री पे मिला, 50 डिग्री पे ये जो है, ये जो एंगल आर हमें 90 डिग्री प्राप्त हुआ, यानी ये जो किरण है वो बिल्कुल पृष्ठकारी पृष्ठ के ऊपर से, यानी समांतर होगी पृष्ठकारी पृष्ठ के ऊपर से गुजरने लगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस आईसी की वैल्यू मान लीजिए ये 50 था, तो 50 से हमने थोड़ी और बढ़ाई, यानी हमने 60 डिग्री कर दी या 55 डिग्री कर दी। तो उसमें क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण थी ये दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी, ये उसी माध्यम में वापस लौट आएगी। देखिए आप, ये इधर गई और इधर वापस आ गई, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यानी इस समय जो है वो प्रकाश किरणों का क्या है, परावर्तन होने लगता है, यानी वो वापस वहां से टकरा के वापस ही लौटने लगती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। दोबारा फिर देखिए एक बार, मैंने क्या बताया, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है वो अभिलंब से दूर हटती है, और यहाँ पे जैसे जैसे हम आई का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है ये आई, यानी आई का मान जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो ये जो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा, यानी ये जो किरण है वो कहाँ पे आ जाएगी, जो उन दोनों माध्यमों का पृथककारी पृष्ठ है उसकी तरफ ये आने लगेगी। और एक वैल्यू यानी आई के एक मान के लिए क्या होगा, ये जो आर है वो 90 डिग्री, यानी ये पृथककारी पृष्ठ के बिल्कुल ये किरण जो है वो क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी, संपाती हो जाएगी आप कह सकते हो। और यहाँ पे अभी भी यदि हम ये जो है हमारे पास वैल्यू आई सी, जिसपे ये आर जो हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। ठीक है, क्रिटिकल एंगल। तो आईसी जो है इसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या है, आपतन कोण का वह मान जिसपे हमें क्या है, आर की वैल्यू कितनी मिले, 90 डिग्री मिले, यानी वो जो प्रकाश किरण है वो बिल्कुल क्या है, उस पृष्ठ के समांतर गुजरे। यहाँ पे आप देख रहे हैं पृथ्वी पृष्ठ के ऊपर से गुजरे, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। अब यदि हम इस क्रांतिक कोण से ये जो आपतन कोण है थोड़ा सा और बढ़ा दें, मान लीजिए ये क्रांतिक कोण किसी माध्यम के लिए 60 डिग्री है, तो हमने क्या 61 कर दिया, तो ये जो प्रकाश किरणें थी ये वापस उसी माध्यम में लौटने लगी, दूसरी माध्यम में नहीं जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि आई डैश का मतलब यहाँ पे जो हमने एंगल लिया आपतन कोण, और इसकी वैल्यू आई सी, यानी क्रांतिक कोण से यदि हम ज्यादा कर दें तो इस समय जो है हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसके लिए दो शर्तें हैं कि ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमें कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो शर्तें हैं कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल में जाना चाहिए, सघन से विरल में जाना चाहिए। पहला माध्यम क्या होना चाहिए, सघन, और जहां पे प्रकाश जो है
सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा हो, तभी हमें क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलेगी, अन्यथा नहीं। ठीक है। दूसरा है कि आई डैश यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। हमारे पास जो क्रांतिक कोण था इससे हमें थोड़ी आई की वैल्यू जो है वो थोड़ा ज्यादा लेनी पड़ेगी, तभी इनका क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये दो शब्द आपको याद रखनी, पेपर में पूछा जा सकता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न में से सत्य कथन है तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो। ठीक है, ऐसे करके आपको ऑप्शन बना के दे देगा और आपको वहां से सिलेक्ट करने पड़ेगा ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। या फिर इसका क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग या उदाहरण वगैरह पूछेगा तो वो हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो वर्ण विक्षेपण में क्या है, जब एक वर्णीय प्रकाश जो है यानी जैसे सूर्य का प्रकाश जो है वो एक वर्णीय प्रकाश, ऐसा प्रकाश जिसमें क्या 7 रंग होते हैं, तो सूर्य का प्रकाश हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं एक वर्णीय प्रकाश है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखोगे तो जब हम इसको किसी कांच, ये प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है, ये कांच का प्रिज्म है और कांच के प्रिज्म से जब हम इसका अपवर्तन कराते हैं तो अपवर्तन के बाद यहाँ से हमें क्या है विभिन्न कलर की जो पट्टियां वो दिखाई देती हैं। ठीक है, तो विभिन्न कलर की जो पट्टियां दिखाई देती हैं, यहाँ पे आपको ये चित्र मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जिस हमें प्रिज्म में क्या है इस तरह से अलग अलग 7 कलर दिखाई देते हैं। यानी प्रकाश एक वर्णीय था तो वो क्या है प्रकाश के अंदर, एक वर्णीय प्रकाश के अंदर कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। और जब वो प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात वो जो हमें रंग है वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश जो है उसमें आप देखोगे तो उसका जो चाल है किसी माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग रंग के लिए अलग अलग होती है। तो इस कारण क्या है अपवर्तन की घटना हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमें कलर जो है वो 7 दिखाई देते हैं, V, I, B, G, Y, O और R। ये आप सभी जानते हो विबगैरो है और वॉयलेट, इंडिगो और यहाँ पे आ जाएगा ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। अब यहाँ पे हमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास V जो है यानी हमारे पास जो है यहाँ पे आप देखोगे कि यदि हमारे पास V जो है वो जिसका ज्यादा होगा, यानी जिसका वेग जो है वो ज्यादा होगा, जिस प्रकाश का जिस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का वेग जो है वो ज्यादा होगा तो उसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि विचलन जो है, अब हमें विचलन देखना है कि ये इसका विचलन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस रंग का विचलन यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कलर का विचलन आप यहाँ से यहाँ तक, ऐसे विचलन जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो विचलन जो है वो 1/λ होता है। विचलन जो है वो क्या है व्युत्क्रमानुपाती होता है उसकी तरंगदैर्घ्य की। तो जिसकी जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगी उसका विचलन उतना ही कम होगा और जिसकी तरंगदैर्घ्य जो कम है उसका विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो लाल रंग है इसके लिए तरंगदैर्घ्य का मान सबसे उच्च होता है जिसके कारण इसका विचलन जो है वो सबसे कम। और ऐसे आप नीचे जाओगे तो विचलन का मान क्या है, तरंगदैर्घ्य क्या है, कम होती जाएगी और विचलन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप देखोगे वॉयलेट यानी बैंगनी कलर के लिए आप देखोगे तो विचलन जो है वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंगनी कलर के लिए क्या होती है तरंगदैर्घ्य उसकी सबसे कम होती है, इसके कारण उसका विचलन जो है सबसे ज्यादा हो जाता है। यानी वर्ण विक्षेपण है क्या, दरअसल जब एक वर्णीय प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वहां पे हमें क्या है प्रिज्म, उसके बाद हमें विभिन्न रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसी स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें विचलन जो है वो किस प्रकार से होगा। रेड कलर आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई, और आपको पूछेगा कि सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का होगा। तो आपको वहां से चूज करने पड़ेंगे कि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। अब ये कंडीशन जो है वो याद होनी चाहिए कि विचलन जो है वो उसकी तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप उन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आसानी से दे सकते हो। और नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे इसी में आ जाता है वर्ण विक्षेपण में कि प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग क्या होते हैं। तो प्राथमिक रंग यहाँ पे आपको दिखेगा आर का मतलब रेड है, ठीक है, और ये जी का मतलब ग्रीन है और ये बी का मतलब ब्लू। ठीक है, तो ये रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 जो कलर हैं इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक कलर या प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्वितीयक रंग क्या होते हैं, येलो, मैजेंटा और पीकॉक नीला, ये 3 जो कलर हैं हमारे पास वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर के बाकी के रंग जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक रंग में आपको याद रखना है कि ये जो प्राथमिक रंग है तीनों, ये हमें रंगीन टेलीविजन जो होता है उसमें जो रंग होते हैं वो कौन से होते हैं, तो ये प्राथमिक रंग उसमें यूज किए जाते हैं। कौन कौन से आपको रंग वहां पे देखने को मिलेंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर आपको क्या है रंगीन टेलीविजन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये भी यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग यूज किए जाते हैं, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, या आपको इस तरह से अलग अलग ऑप्शन दे देगा। ठीक है, उसके बाद है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन में आपको समझना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास प्रकाश जो है वो किसी सूक्ष्म कण यानी जैसे धूल हो गए या धुएं के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, या कुछ गैसों के कण हैं, तो उनसे टकराने के बाद प्रकाश जो है वो फैल जाता है। ठीक है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन की घटना कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। और प्रकीर्णन जो है
प्रकीर्णन जो है रैले के अनुसार, रैले ने इसके लिए क्या है स्टेटमेंट दी थी कि प्रकीर्णन जो है वो उसकी तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसकी तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम होगा और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम और उसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आपसे पूछे कि रेड कलर का प्रकीर्णन क्या होगा, तो रेड कलर के लिए प्रकीर्णन जो है वो कम होगा क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो ज्यादा होती है, और बैंगनी कलर के लिए पूछे तो उसका जो है प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसकी जो है हमारे पास तरंग दैर्ध्य का मान क्या है, कम होता है, इसलिए उसका जो प्रकीर्णन है वो ज्यादा होगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या है और प्रकीर्णन के उदाहरण क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो हीरे का चमकना, हीरा जो चमकता है वो किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसका आंसर होगा। रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है, किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या, हमें कई बार हमें सड़क पे जब हम जा रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में हमें क्या है, सड़क पे आगे कहीं पानी का आभास होता है कि वहां पे सड़क के ऊपर ऐसा लगता है कि पानी बिछा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे होता नहीं। तो ये किसका कारण, ये क्यों होता है ऐसा, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो उसके बाद रेगिस्तान में मरीचिका और चटके हुए कांच का चमकना, कांच जो है वो चटक करके टूट जाता है तो वो चटका हुआ भाग जो होता है वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। इसका भी क्या कारण है हमारे पास, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और परखनली का पानी में चमकना, अब परखनली उसे आप पानी में रख दोगे तो वो भी हमें चमकती हुई दिखाई देगी। और प्रकाशित तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, तो इससे क्या है, विभिन्न जो संकेत हैं उनको हम दूर दराज कहीं भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें भी किसका यूज किया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। और उनका बिना लूजेज हुए, यानी उनके जो हमारे पास सिग्नल हम भेजना चाहते हैं उनमें बिना क्षति के हम क्या है उन्हें बहुत लंबी जगह तक भेज सकते हैं, लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, ऑप्टिकल फाइबर में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का यूज किया जाता है। और कालिक से पोते हुए गोले का चमकना, एक गोला लीजिए उसे क्या पूरी तरह कालिक उसके ऊपर लगा दीजिए तो वो भी हमें चमकता हुआ प्रतीत होगा, और वो भी किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको चमकना शब्द मिल जाएगा, यहाँ पे चमकना, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको चमकना शब्द दिखे तो वहां पे आप क्या करोगे, क्योंकि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरणों में आप उसे रखोगे, क्योंकि हम अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है उसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हमें रहता है कि कौन सा उदाहरण किस कैटेगरी में जाएगा। तो सिंपल सा आप ये याद रखिए, जहाँ पे हमें ज्यादा चमकना दिखेगा वो हमारे कहाँ पे हमें रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत रखना है, ठीक है। और इसमें आप रेगिस्तान में मरीचिका, तो रेगिस्तान में मरीचिका आप याद रख लोगे, और प्रकाशित तंतु ये आप अलग से थोड़ा याद कर लोगे, तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, प्रकीर्णन के उदाहरण क्या है, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो यहाँ पे प्रकीर्णन में क्या है, विभिन्न रंग जो है वो फैल जाते हैं, तो उसके कारण हमें जो है वो आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सूर्य का लाल दिखाई देना, सूर्य जो है हमें लाल दिखाई देता है, उसका भी क्या कारण है कि प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। दोपहर के समय सूर्य सफेद दिखाई देता है। तो दरअसल यहाँ पे होता क्या है, सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, क्योंकि सूर्य जो है वो दरअसल जब हमारे पास आप ऐसा मान लीजिए कि जो सूर्य है वो जब अस्त होने वाला होता है या उदय होने वाला होता है तो उसकी जो वहां से प्रकाश किरणें चल के आती हैं तो वहां पे उसे क्या है, वायुमंडल में से ज्यादा दूरी तय करके हम तक पहुंचती हैं। तो इस कारण क्या है, वहां पे जो है सूर्य का रंग में वहां से लाल रंग का प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, तो इसलिए जो है हमें सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है। बाकी रंग जो है वो रास्ते में डैमेज हो जाते हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाते। और उसके बाद क्योंकि इनका प्रकीर्णन बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रकीर्णन का मतलब क्या है, वो बिखर जाते हैं, कलर अपने आप में लॉस्ट हो जाते हैं। तो जब भी यहाँ पे सूर्य से जो लाल रंग का प्रकाश है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा, यानी वो चलते चलते धीरे धीरे उसमें लॉस होगा, जबकि बाकी के जो कलर हैं वो जल्दी से क्या है, लूजेज होने लगेंगे, यानी आप कह सकते हो कि बिखरने लगेंगे और उनका बिखराव हो जाएगा रास्ते में, और हमारे आंखों तक जो प्रकाश पहुंच पाएगा वो लाल रंग का होगा। इसलिए हमें सूर्य जो है वो लाल दिखाई देता है। कब, एक तो सुबह जो सूर्योदय हो रहा होता है और एक शाम के समय जब सूर्यास्त हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर के समय सूर्य जब सफेद दिखाई देता है, समुद्र का पानी जो है वो नीला दिखाई देना, ये भी किसका कारण है, प्रकीर्णन का उदाहरण है। अंतरिक्ष से आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देगा। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको प्रकीर्णन के अंतर्गत याद रखने हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने कुछ इसमें नया सीखा होगा। और यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।